हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और दोबारा से आप लोगों के पास लेकर आया हूं आज का सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो। आज की ताजा तरीन खबरें शुरू करते हैं हम लोग। जब इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को दी थी भारत में शरण। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। 76 साल की शेख हसीना 17 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले बांग्लादेश की साल 2009 से प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्र पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस आरक्षण के तहत 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वालों स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को 30% आरक्षण दिया जा रहा था। हालांकि बाद में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा व्यवस्था को लगभग समाप्ति कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इस घटना से पहले शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी हैं और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने खुद वो कॉल रिसीव की थी। 15 अगस्त 1975 शेख हसीना, उनके पति डॉक्टर वाजिद और बहन रेहाना ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के यहाँ ठहरे हुए थे। वहां से उनको पेरिस जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही डॉक्टर वाजिद का हाथ कार के दरवाजे में आ गया। अभी वो लोग सोच ही रहे थे कि पेरिस जाएं या ना जाएं। सुबह 6:30 बजे राजदूत सनाउल हक के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी थे। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह हो गया है और आप पेरिस न जाकर तुरंत जर्मनी वापस आइए। जैसे ही राजदूत सनाउल हक को पता चला कि सैनिक विद्रोह में शेख मुजीब मारे गए हैं, उन्होंने उनकी दोनों बेटियों और दामाद को कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया और तो और उन्होंने अपना घर छोड़ देने के लिए भी कहा। 2016 में शेख मुजीब की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में उस घटना को याद करते हुए शेख हसीना ने कहा था, हम जैसे उनके लिए बोझ बन गए। हालांकि उन्हें शेख मुजीब ने ही बेल्जियम में बांग्लादेश का राजदूत बनाया था और वो एक राजनीतिक नियुक्ति थी। उन्होंने हमें जर्मनी जाने के लिए कार देने से भी मना कर दिया था। बहरहाल वो लोग किसी तरह जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंचे। इसके आधे घंटे के भीतर यूगोस्लाविया के दौरे पर आए बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन भी वहां पहुंच गए। उसी शाम को जर्मन प्रसारण संस्था डॉयचे वेले और कुछ जर्मन अखबारों के संवाददाता उनकी टिप्पणी लेने राजदूत के घर आए। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इतने सदमे में थी कि उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। विदेश मंत्री कमाल हुसैन ने भी एक शब्द भी नहीं कहा, हालांकि वो वहां मौजूद थे। राजदूत चौधरी ने जरूर कहा कि शेख की दोनों बेटियां उनके पास हैं। इसी बीच यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने उनका हालचाल तो पूछा, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये लोग अब रहेंगे कहां। हुमायूं रशीद चौधरी के बेटे नोमान रशीद चौधरी ने मशहूर बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार के 15 अगस्त 2014 के अंक में एक लेख लिखा। बंगबंधु डॉटर्स के नाम से लिखे लेख में उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने एक राजनयिक समारोह में पश्चिम जर्मनी में भारत के राजदूत वाई के पुरी से पूछा कि क्या भारत शेख हसीना और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दे सकता है। उन्होंने जवाब दिया, वो पता करेंगे। अगले दिन वो मेरे पिता से मिलने उनके दफ्तर आए और बोले कि आमतौर से भारत में राजनीतिक शरण देने की प्रक्रिया लंबी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली में आपकी काफी ख्याति है, क्योंकि आप आजादी से पहले वहां के बांग्लादेश मिशन के प्रमुख रह चुके हैं। आपको इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार डीपी धर और पी.एन. हक्सर पसंद करते हैं, आप क्यों नहीं उनसे संपर्क करते। पुरी की उपस्थिति में ही चौधरी ने डीपी धर और हक्सर को फोन लगाया, लेकिन दोनों उस समय भारत से बाहर थे। वो इंदिरा गांधी को फोन करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन दोनों के ओहदे में बहुत फर्क था। वो एक देश की प्रधानमंत्री थी, जबकि चौधरी सिर्फ एक मामूली राजदूत। वो इंदिरा गांधी से कई बार मिल चुके थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उनका कोई संपर्क नहीं था। राजनीति में 3 साल का समय एक लंबा समय होता है। दूसरे भारत में उस समय आपातकाल लगा हुआ था और इंदिरा गांधी खुद अपनी परेशानियों से जूझ रही थी। मोहम्मद रशीद चौधरी लिखते हैं कि जब कहीं से कुछ होने के आसार नहीं दिखाई दिए थे तो हुमायूं चौधरी ने थक हार कर इंदिरा गांधी के दफ्तर को फोन मिलाया। ये नंबर उनको भारतीय राजदूत पुरी ने दिया था। चौधरी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये कॉल टेलीफोन ऑपरेटर के आगे तक जा पाएगी, लेकिन वो दंग रह गए जब इंदिरा गांधी ने खुद वो कॉल रिसीव की। उन्होंने इंदिरा गांधी को सारी बात बताई तो वो बंगबंधु की बेटियों को राजनीतिक शरण देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। 19 अगस्त को राजदूत पुरी ने चौधरी को बताया कि उन्हें दिल्ली से निर्देश मिले हैं कि शेख मुजीब की बेटियां और उनके परिवार के दिल्ली पहुंचने की तुरंत व्यवस्था की जाए। यूरोप से भारत पहुंची शेख हसीना। 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचा। कैबिनेट के एक संयुक्त सचिव ने उनको रिसीव किया। पहले उनको रॉ के 56 रिंग रोड स्थित सेफ हाउस में ले जाया गया। बाद में उनको डिफेंस कॉलोनी के घर में स्थानांतरित किया गया।
10 दिनों के बाद 4 सितंबर को रॉ के एक अफसर उन्हें लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास एक सफदरजंग रोड पहुंचे। शेख हसीना ने इंदिरा गांधी से मिलने के बाद उनसे पूछा कि आपको पूरी जानकारी है कि 15 अगस्त को क्या हुआ था। वहां मौजूद एक अफसर ने बताया कि उनके परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा है। सुनते ही शेख हसीना रोने लगी। शेख हसीना के जीवनी सिराजुद्दीन अहमद लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने हसीना को गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपके नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, आपका एक बेटा और एक बेटी है, आज से आप अपने बेटे को अपना पिता और अपनी बेटी को अपनी माँ समझिए। सिराजुद्दीन अहमद के अनुसार शेख हसीना के भारत प्रवास के दौरान इंदिरा गांधी से उनकी यही एक मुलाकात थी, जबकि रॉ के खुफिया अधिकारियों का कहना है कि शेख हसीना और इंदिरा गांधी के बीच कई मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के 10 दिन बाद शेख हसीना को इंडिया गेट के पास भंडारा पार्क के सी ब्लॉक में एक फ्लैट आवंटित कर दिया गया। इसमें 3 शयन कक्ष थे और थोड़ा बहुत फर्नीचर भी था। धीरे धीरे उन्होंने कुछ फर्नीचर खरीदना शुरू किया। उनको सख्त ताकीद की गई कि वे लोगों से मिले जुले नहीं और ना ही घर से बाहर निकले। उनको व्यस्त रखने के लिए उन्हें एक टेलीविज़न भी दिया गया। उस जमाने में टेलीविज़न पर सिर्फ एक चैनल दूरदर्शन का हुआ करता था और उस पर भी सिर्फ 2 घंटे के लिए कार्यक्रम आते थे। पहचान बदलकर सुरक्षा में तैनात थे अधिकारी। रॉ के खुफिया अधिकारी नाम ना छापे जाने की शर्त पर बताते हैं कि शेख हसीना की सुरक्षा के लिए 2 लोगों को तैनात किया गया था। एक थे पश्चिम बंगाल से बुलाए गए इंस्पेक्टर सत्तू घोष और दूसरे थे 1950 बैच के IPS अधिकारी PK सेन। दिलचस्प बात यह थी कि इंस्पेक्टर घोष को कर्नल बताकर हसीना की सुरक्षा में लगाया गया था, जबकि IE स्तर के PK सेन को इंस्पेक्टर के रूप में हसीना की सुरक्षा में रखा गया था। ये दोनों अधिकारी साई की तरह हसीना के साथ रहते थे। 1 अक्टूबर 1975 को हसीना के पति डॉक्टर वाजिद को भी परमाणु ऊर्जा विभाग में फेलोशिप प्रदान कर दी गई। रॉ के पूर्व अधिकारी बताते हैं कि शेख हसीना का सारा खर्चा भारत सरकार उठा रही थी। उनके खर्चे बहुत मामूली थे और धन उन्हें कोलकाता में रहने वाले उनके एक सूत्र चिरंजन सुतार के जरिए उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि हसीना के दिल्ली प्रवास को पूरी तरह गुप्त रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन बांग्लादेश की सरकार को पता था कि शेख हसीना का परिवार दिल्ली में रह रहा था। 1976 में मई की शुरुआत में भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त शमसुर रहमान और उनकी पत्नी शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना से मिलने उनके निवास स्थान पर गए थे और उनकी दोनों बहनें उनसे लिपट कर रोई भी थी। शेख रिहाना 1976 में सीनियर सेकेंडरी की स्कूल परीक्षा देने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश में हुई घटनाओं के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई थी। जुलाई 1976 में शांति निकेतन में उनके दाखिले की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के बाद में ये विचार त्याग दिया गया था। 24 जुलाई 1976 को शेख रेहाना की शादी लंदन में शफीक सिद्दीकी से हो गई, लेकिन हसीना और उनके पति इस शादी में शामिल नहीं हो सके। मोरारजी देसाई ने शेख हसीना की सुरक्षा घटाई। इस दौरान इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री प्रणब मुखर्जी और उनका परिवार लगातार हसीना और उनके परिवार के संपर्क में था। कई बार हसीना के बच्चे प्रणब मुखर्जी के सरकारी मकान में खेलते देखे जाते थे। अपनी आत्मकथा डेमोक्रेटिक डिकेड में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि दोनों परिवार में सिर्फ अक्सर मिला करते थे, बल्कि पिकनिक पर दिल्ली से बाहर भी जाया करते थे। इस बीच 1977 के चुनाव हुए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रॉ के अभियानों में कोई खास रुचि नहीं लेते थे। M.A. वाजिद मियां अपनी किताब बंगबंधु शेखर मुजबिर रहमान में लिखते हैं कि शेख हसीना और डॉक्टर वाजिद रेहाना को दिल्ली लाने के सिलसिले में मोरारजी देसाई से अगस्त 1977 में मिले थे। मोरारजी देसाई ने रेहाना के दिल्ली आने की व्यवस्था करवाई थी। रेहाना दिसंबर 1977 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली आई भी थी और शेख हसीना के भंडारा पार्क वाले फ्लैट पर उनके साथ ठहरी थी, लेकिन धीरे धीरे मोरारजी देसाई ने हसीना की सुरक्षा से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया था। सिराजुद्दीन अहमद लिखते हैं कि धीरे धीरे डॉक्टर वाजिद और हसीना पर इस तरह दबाव डाला जाने लगा कि वो खुद ही भारत छोड़कर कहीं और चले जाएं, और पहले तो उनके बिजली के बिल का भुगतान रोक दिया गया और फिर उनसे वाहन की सुविधा भी वापस ले ली गई थी। डॉक्टर वाजिद ने परमाणु ऊर्जा आयोग में अपने फेलोशिप को 1 साल तक बढ़ाने का आवेदन किया, लेकिन 3 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से उनके सामने वित्तीय समस्याएं उठ खड़ी हुई। आखिरकार बहुत झिझकते हुए मोरारजी ने उनकी फेलोशिप को सिर्फ 1 साल और बढ़ाने के आदेश दिए। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर से सत्ता में आ गई और शेख हसीना की सारी परेशानियां एक बार फिर से दूर हो गईं। 4 अप्रैल 1980 को शेख हसीना अपने बच्चों के साथ रेहाना से मिलने लंदन के लिए रवाना हुई। 1980 में अवामी लीग के कई नेता शेख हसीना से मिलने दिल्ली आए और उनसे ढाका चलने का अनुरोध किया। डॉक्टर वाजिद हसीना के ढाका जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हसीना को सीधे तौर पर राजनीति से दूर रहना चाहिए।
आखिरकार 17 मई 1981 को शेख हसीना अपनी बेटी और अवामी लीग के नेता अब्दुल समूद आज़ाद और कुरमान अली के साथ ढाका के लिए रवाना हुए। ढाका हवाई अड्डे पर जब करीब 15 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। फरवरी 1982 में डॉक्टर वाजिद ने बांग्लादेश परमाणु आयोग में ज्वाइन करने की अर्जी दी। परमाणु आयोग ने उन्हें रहने के लिए मोखाली में 2 कमरों का घर दिया। हसीना वाजिद उसी घर में उनके साथ रहीं और उनके बच्चों ने धनमंडी के स्कूल्सका सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया था। ये स्टोरी पहली बार 7 अप्रैल 2017 को बीबीसी हिंदी पर प्रकाशित की गई थी। दोबारा से आऊंगा आप लोगों के बीच CPR यानी करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।